चलिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं MIS और MIS के अंतर्गत हमने कुछ टॉपिक के बारे में बात कर ली। अभी हम बात करने वाले हैं डेटा एनालिसिस के बारे में। डेटा क्या होता है? रॉ मटेरियल। एनालिसिस का मतलब हो जाता है नाप जोख करना, यानी कि कौन सा डाटा सही है, कौन सा डाटा गलत है, सारी चीज़ों को यहाँ पर शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, एक प्रकार से हम बोले तो उस पर पूरा मॉनिटरिंग करना, निरीक्षण करना डेटा का, उसको हम बोल देते हैं डेटा एनालिसिस। तो डेटा एनालिसिस क्या है? किसी भी जानकारी को उसको सर्च करना, उस पर निष्कर्ष निकालना, उस पर निर्णय लेना, इन सभी कामों को करने के लिए डेटा को हमको देखना पड़ता है, डेटा का निरीक्षण करना पड़ता है, डेटा को शुद्धिकरण यानी कि कोई खराब है तो उसको हटाना पड़ता है, उसमें कोई चेंजेस है परिवर्तन करना पड़ता है और उसकी मॉडलिंग प्रक्रिया यहाँ पर तैयार की जाती है। यानी कि निरीक्षण, शुद्धिकरण, परिवर्तन, मॉडलिंग, इन सारे काम को किया जाता है किसके लिए? डेटा को ढूंढने के लिए, डेटा का निष्कर्ष निकालने के लिए और उस पर निर्णय लेने के लिए सारे काम किए जाते हैं डेटा एनालिसिस के अंतर्गत। इसके बाद डेटा एनालिसिस जो है, जिसे हम हिंदी में डेटा विश्लेषण भी बोल सकते हैं, ये पैटर्न की पहचान करने, पूर्वानुमानित यानी कि मॉडल तैयार करने, जैसे मान लो कोई कंपनी के अंतर्गत कोई सिस्टम तैयार करना है तो उसके लिए पहले से एक जो है डेमो तैयार करना, उसे हम बोल देते हैं मॉडल। मॉडल बनाने के लिए जो स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी तकनीक होती है, मशीन लर्निंग मॉडल होते हैं, समय श्रृंखला विश्लेषण होता है, ये सारी चीज़ें शामिल हो जाती है किसके अंतर्गत? डेटा एनालिसिस के अंतर्गत। तो डेटा एनालिसिस को विस्तार से जानने से पहले मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले इनिशियल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। तो SDLC हमने पढ़े। SDLC के अंतर्गत हमने क्या पढ़े थे? कोई भी सिस्टम को शुरुआत यानी कि बनाने से लेकर, नए सिस्टम बनाने से लेकर उसको मेंटेनेंस तक की सारी प्रोसेस को हम शामिल कर लेते हैं SDLC में। इसी के अंतर्गत आपका आ जाता है एक इनिशियल इन्वेस्टिगेशन। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या हो जाता है कि सबसे पहला चरण है ये, मतलब जो SDLC है उसका सबसे पहला चरण माना जाता है, जिसमें यूज़र की आवश्यकताओं का पता लगाना होता है। यानी कि इस कंपनी के लिए जो सिस्टम बन रहा है उसमें सही मायने में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब उसमें क्या क्या ज़रूरत है, इसके लिए जो पता लगाया जाता है उसी को हम बोल देते हैं इनिशियल इन्वेस्टिगेशन। इसके लिए कुछ चरण भी होते हैं जिसे हम बोल देते हैं फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक, आगे हम बात करेंगे। तो सिस्टम में बदलाव, उपस्थित सिस्टम में वृद्धि या फिर प्रयोगकर्ता की मांग, सारी चीज़ों की जानकारी हमको इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में करनी होती है। इसके बाद प्रारंभिक परीक्षण, प्रयोगकर्ता की आवश्यकताओं को जानने के लिए मानक रूपरेखा है, जिसका उद्देश्य यह जानना होता है कि जो यूज़र है उसकी मांग उपयुक्त, संभव है या नहीं है। तो इसके लिए ऑन साइट ऑब्जर्वेशन होता है, क्वेश्चनरीज होती है, इंटरव्यू होता है। इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो ये होता है फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स। चलिए अभी बात करते हैं हम फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब क्या होता है? सिंपल अगर देखें तो किसी भी सिस्टम की सफलता के लिए सिस्टम की क्षमता का परीक्षण करना क्या कहलाता है? फिजिबिलिटी स्टडी कहलाता है। क्षमता का परीक्षण मतलब भाई आपने कोई सिस्टम बनाया है तो सिस्टम आपका सही मायने में आप उसमें उपयोग कर पाओगे या आपकी कैपेबिलिटी है या नहीं है। उदाहरण के लिए आप मान लो आप कोई पर्सन हो और आपको कोई टारगेट दे दिया जाता है, उस टारगेट को आप कर पाओगे पूरा या नहीं कर पाओगे, तो उसी को बोला जाता है फिजिबिलिटी स्टडी। मान लो आपको आपके काम करने की क्षमता है लगातार 8 घंटे की और सामने वाले ने आपको दे दिया 12 घंटे काम करने का और आप फ्रस्ट्रेट हो गए, दिमाग खराब हो गया, आप बीमार हो गए या जो भी हो गया, तो आपकी क्षमता तो थी नहीं। तो क्षमता को चेक करना ही क्या कहलाता है? फिजिबिलिटी स्टडी। यानी कि किसी भी सिस्टम की सफलता के लिए सिस्टम की क्षमता का परीक्षण, जो सिस्टम हम तैयार कर रहे हैं वो सिस्टम वो काम कर पाएगा नहीं या नहीं कर पाएगा जो हमने तय किए हैं, उसका परीक्षण ही क्या कहलाता है? फिजिबिलिटी स्टडी कहलाता है। सिस्टम को विकसित करना फाइनेंशियल यानी वित्तीय रूप से, टेक्निकली रूप से संभव है या नहीं है, इसे निर्धारित करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है सिस्टम का। फिजिबिलिटी स्टडी का मुख्य उद्देश्य प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं है, बल्कि यह निर्धारित करना है कि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, मतलब तय करना ही फिजिबिलिटी स्टडी कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम अगर एक और चीज़ बात करें तो देखिए, हम अगर कोई सिस्टम बना रहा है तो लागत जो है लाभ से ज़्यादा है या कम है, इसका अध्ययन भी फिजिबिलिटी स्टडी कहलाता है। पता चल रहा है लागत ज़्यादा है और लाभ कम है तो दिक्कत हो जाएगी ना। इसमें सिस्टम में आने वाली सभी प्रॉब्लम्स को एनालाइज किया जाता है। इसमें जो है सिस्टम की जानकारी को गहराई पूर्वक जांचा जाता है और यह निर्धारित किया जाता है कि सिस्टम को विकसित करने में किस प्रकार सफलता पाई जा सकती है। ठीक है, ये चीज़ें हमको देखने को मिल जाती है। और फिजिबिलिटी स्टडी के अंतर्गत जो वर्तमान सिस्टम होता है उसमें थोड़ा सुधार करना है, पूरी तरह नए सिस्टम बनाना है, ये सारी चीज़ें विचार किया जाता है फिजिबिलिटी स्टडी के अंतर्गत। इसके साथ ही फिजिबिलिटी स्टडी प्रॉब्लम के ओवरव्यू को समझने में मदद करती है। ये जो स्टडी है यह सुनिश्चित करती है कि प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है, पोस्टपोन करना है या कैंसिल करना है। इसमें कुछ प्रकार होते हैं जैसे टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी
स्टडी हो जाती है, टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी, मार्केट फिजिबिलिटी स्टडी, ऑर्गेनाइजेशनल हो जाती है और फाइनेंशियल हो जाती है। तो ये 4 प्रकार मुख्य रूप से हम देख सकते हैं। आगे हम विस्तार से इसके बारे में जब बात करेंगे तो ये सारी चीज़ों को डिकोड करेंगे। इसके बाद जब किसी सिस्टम को डेवलप किया जाना चाहिए, मतलब किया जाना होता है, तो पहले सिस्टम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को एकत्रित करना होता है। तो इससे एक डॉक्यूमेंट तैयार होता है। इसी डॉक्यूमेंट को हम बोल देते हैं SRS, यानी कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, या फिर सॉफ्टवेयर के बदले में आप ऐसा बोल सकते हैं ना, क्या, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। SRS एक डॉक्यूमेंट बनता है जो सिस्टम की सारी ज़रूरतों को दर्शाता है। तो इसी के आधार पर हम सिस्टम डिज़ाइन करने में हमको मदद मिलती है। इस डॉक्यूमेंट में विकसित किए जाने वाले सिस्टम या सॉफ्टवेयर को इच्छित उद्देश्य या व्यवहार का पूर्ण विवरण यहाँ पे दिया जाता है। इस डॉक्यूमेंट में ये भी पता चलता है कि सिस्टम क्या काम करेगा, इसका प्रेजेंटेशन या इसका जो परफॉर्मेंस है वो कैसी रहेगी, सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। मतलब SRS जितना अच्छा बनेगा उतना ही अच्छा आपका सिस्टम तैयार होगा। अब बात करते हैं फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक की, यानी कि एनालिसिस आप करोगे उसके पहले फैक्ट को तो ढूंढोगे, तो उसके लिए कुछ टेक्निक यूज़ की जाती है, उन्हीं को हम बोल देते हैं फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक। तो फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक डेटा इन्फॉर्मेशन को एकत्रित करने की एक प्रक्रिया है। मतलब डेटा और इन्फॉर्मेशन को किस प्रकार एकत्रित किया जाए, जैसे वर्तमान जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनको देखना, रिसर्च वगैरह, अवलोकन, प्रश्नावली, साक्षात्कार, प्रोटोटाइप जो मॉडल होता है, इन सभी का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो मुख्य रूप से अगर देखें तो सिस्टम जो एनालिस्ट होता है, विश्लेषक होता है, वो वर्तमान सिस्टम को विकसित और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत सारी फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक का उपयोग करता है। जैसे हम आगे बात करेंगे तो आगे हमको ये डिज़ाइनिंग में काफ़ी काम आते हैं। तो वर्तमान जो सिस्टम है, मतलब वर्तमान सिस्टम के अंतर्गत जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसकी समीक्षा करना, यानी कि रिव्यू करना, वर्तमान रिकॉर्ड्स को, प्रोसीजर को, फॉर्म्स को, तो ये सारी चीज़ें आ जाती है यहाँ पे। दूसरी बात आ जाती है कि आप मतलब फेस टू फेस एक एक व्यक्ति को बुला कर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसे बोल देते हैं इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू तो आप समझते भी होंगे। तीसरी चीज़ आ जाती है क्वेश्चनरीज। क्वेश्चनरीज का मतलब हो जाता है इस प्रकार आपने एक पर्चा तैयार करे जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन लिखे, हाँ नहीं या 4 में से 1 का आंसर देना, इस प्रकार से आपने क्वेश्चन तैयार करे और लोगों को दे दिए और उनके जो है इनपुट ले लिए, आंसर ले लिए, और आंसर में जिसके सबसे ज़्यादा होंगे उसके आधार पर आप एनालिसिस कर सकते हैं। चौथा नंबर हो जाता है ऑन साइड ऑब्जर्वेशन। मतलब जहाँ कंपनी है, जहाँ सिस्टम सही मायने में अभी वर्तमान सिस्टम काम कर रहा है, उस जगह जाकर हम खुद ही एनालिसिस कर सकते हैं या डाटा एकत्रित कर सकते हैं। तो ये हो जाती है हमारी 4 प्रकार से फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक। क्या हो जाती है? फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक। अब डेटा एनालिसिस, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी यहाँ पे देख लिया कि डेटा को ढूंढना, डेटा पर निष्कर्ष निकालना, डेटा पर डिसीजन लेने के लिए डेटा का निरीक्षण किया जाता है, उसका शुद्धिकरण किया जाता है, उसमें परिवर्तन, उसका मॉडल तैयार किया जाता है, ये कहलाता है डेटा एनालिसिस। और डेटा एनालिसिस में बहुत सारी चीज़ें शामिल है। कैसे? लक्ष्य निर्धारित करना, डेटा को इकट्ठा करना, डेटा को क्लीन करना, डेटा पर एनालिसिस करना, और जो भी वर्तमान रिजल्ट आया है उसको आप विजुअलाइजेशन यानी मॉडल तैयार करना, और लास्ट में कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष निकालना। ये सारी चीज़ें आ जाती है किसके अंतर्गत? डेटा एनालिसिस के अंतर्गत। इसके बाद डेटा एनालिसिस का उपयोग किया जाता है कहाँ पे? ई कॉमर्स कंपनियाँ, जैसे उदाहरण के लिए हम बोले फ्लिपकार्ट आप उपयोग करते होंगे, या फिर अमेजन आपने उपयोग करे होगा। तो ई कॉमर्स कंपनियाँ अपने जो कस्टमर होते हैं, जैसे हम ऑनलाइन खरीदते हैं तो हम हो गए कस्टमर, हमारी जो खरीदने की जो व्यवहार होती है, ठीक है, या हमारी प्राथमिकताएं होती है, या फिर जो पैटर्न होता है, उसको समझने के लिए यहाँ पे डेटा एनालिसिस का उपयोग किया जाता है। इसके बाद बैंक हो सकता है, या फिर ग्राहकों के साथ निरंतर संचार के डेटा एनालिसिस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही कर की जो धोखाधड़ी होती है, यानी कि टैक्स से रिलेटेड टैक्स होता है ना, उसके लिए यहाँ पूर्वानुमान लगाना, इन सब के लिए भी डेटा एनालिसिस का उपयोग किया जाता है। तो बेसिक एग्जाम्पल है उपयोग कहाँ होता है। इसके लिए कुछ टेक्निक यूज़ की जाती है, जैसे डेटा एनालिसिस के लिए डेटा माइनिंग उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे तो आपको डिस्क्रिप्टिव और प्रोडक्टिव एनालिसिस देखने को मिल जाता है, सांख्यिकी एनालिसिस देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बिजनेस एनालिसिस है, साथ ही बड़े डेटा पर एनालिसिस। ये सारी जो टेक्निक्स है वो डेटा एनालिसिस के अंतर्गत उपयोग की जाती है। तो आप एग्जाम में इस प्रकार से ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। अब डेटा एनालिसिस की प्रोसेस क्या होगी? तो प्रोसेस की अगर बात करें, सबसे पहले आपकी डेटा की रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब डेटा किस प्रकार का चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन की जाती है, जिसे हम बोल देते हैं डेटा रिक्वायरमेंट। फिर डेटा रिक्वायरमेंट हमको पता चल गई तो डेटा कलेक्शन, किन किन माध्यमों से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, जैसे भी आप डेटा को कलेक्ट करोगे।
फिर डेटा पर प्रोसेसिंग यहाँ पर निर्धारित की जाएगी कि जो डेटा है उसको इन्फॉर्मेशन में कैसे बदला जाए। फिर उसके बाद गलत डेटा है या कुछ भी है उसमें साफ़ सफाई करना है, सही डेटा को अलग करना और ख़राब डेटा को अलग करना, इसको डेटा क्लीनिंग बोलते हैं। फिर एक इस रिज़ल्ट के आधार पर मॉडल तैयार करना, उसकी एल्गोरिदम तैयार करना, रूपरेखा, इसको हम मॉडलिंग और एल्गोरिदम बोल सकते हैं। फिर डेटा प्रोडक्ट यहाँ पर तैयार करना, फिर बाद में कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे ये ज़रूरी होता है। तो ये हो गई प्रोसेस ऑफ डेटा एनालिसिस। बेसिक रूप से मैंने आपको समझाया हूँ, आगे विस्तार से हम बात करेंगे अलग से जब इसकी क्लास लेंगे। टाइप्स ऑफ डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे प्रेडिक्टिव एनालिसिस। प्रेडिक्टिव मतलब अनुमान लगाना, मतलब भविष्य में क्या होने वाला है उसके लिए यहाँ पे अनुमान लगाना, वर्तमान ट्रेंड के हिसाब से भविष्यवाणी करना, ये कहलाता है पूर्वानुमानित डेटा विश्लेषण। दूसरा जो हो जाता है आपका डायग्नोस्टिक, यानी कि जो कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है उसका विश्लेषण करना, निदानात्मक विश्लेषण बोलते हैं। मुद्दे समस्याएं उसमें जो है निर्धारित होती है उसकी पहचान करना, उसके लिए यहाँ पे हो जाता है आपका डायग्नोस्टिक एनालिसिस। थर्ड नंबर पे हो जाता है डिस्क्रिप्टिव, यानी कि विवरणात्मक डेटा एनालिसिस होता है या विश्लेषण होता है। तो इसके अंतर्गत पैटर्न, लिंक की पहचान करने, रिसेंट और हिस्टोरिकल डेटा का उपयोग किया जाता है, इसके आधार पर ये जो है एनालिसिस किया जाता है। नेक्स्ट जो होता है अनुदेशात्मक। अनुदेशात्मक मतलब प्रिस्क्रिप्टिव। प्रिस्क्रिप्टिव मतलब प्रिस्क्रिप्शन देते हैं कि नहीं, डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है, अनुदेश देता है कि इस प्रकार से ये खाना है, वो खाना है, आपको दवाई किस प्रकार खाना है, ये प्रिस्क्रिप्शन है, मतलब एक प्रकार से आपको समझाइश दी जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पे इष्टतम कार्यवाही या रणनीति की सिफारिश करने के लिए डेटा और जो आपकी सामग्री होती है उसका विश्लेषण करने के लिए कुछ विशेष प्रक्रियाओं और उपकरणों का उपयोग या टूल्स का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए विश्लेषण हाई, जो मतलब उच्च बिक्री है, हाई सेल हम बोल सकते हैं, महीनों की सफलता के आधार पर बाजार की जो योजना का सुझाव दे सकता है, मतलब किस महीने में कितनी बिक्री हुई है उसके आधार पर ये जो है विश्लेषण करता है। तो यहाँ हमने देखे अनुदेशात्मक और जो भी अन्य हमारे प्रकार है विश्लेषण के, डेटा एनालिसिस के, वो हमने यहाँ पे देख लिए। अब आगे हम बात करेंगे स्ट्रक्चर एनालिसिस की। तो आपको डेटा एनालिसिस समझ में आया कि नहीं? फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।